हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, क्लास 11 की पुस्तक है, उसके यूनिट सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भू आकृति विज्ञान के बारे में टॉपिक इंक्लूड है इसमें, जिसमें मुख्यतः दो सब पार्ट में डिवाइड है। पहला है संरचना एवं उच्चावच भू आकृतिक विभाजन, दूसरा है अपवाद अंतर जल विभाजक संकल्पना हिमालय और प्रायद्वीपीय। ठीक है, तो आज हमारा मेन फोकस इस प्रथम पॉइंट पर रहेगा, जिसमें संरचना एवं उच्चावच के बारे में भू आकृतिक विभाजन के बारे में देखेंगे। भारत को कितने भू आकृतिक विभाजन में बांटा गया है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इस जो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा मैप इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, जो गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका अध्याय नंबर 2 है। ठीक है, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ जनरल बातें दे रखी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने ये भी सोचा होगा कि अलग-अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही है। यहाँ पर कहने का मतलब मिट्टी और चट्टानें, ठीक है, जो मिट्टी और चट्टान है उसके बीच में संबंध की बात की गई है। ठीक है, पहली बात बोली है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन और स्वरूप। ठीक है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, ठीक है, जो मिट्टी का कॉम्पोजिशन है और जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जो विविधता कैसी है, विविधता क्यों है। ठीक है, उसके बाद में आपने ये भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न है। ठीक है, अलग स्थान पर जैसे फॉर एग्जांपल जो दक्कन ट्रैप है वहाँ पर चट्टानें अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं चट्टानों के। ठीक है, फिर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर चट्टानें अलग किस्म की पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों है। ठीक है, उसके बाद में चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही बनाती है। कहने का मतलब जो मिट्टी का जो बनने का प्रोसेस है, ठीक है, आगे हम मिट्टी वाले चैप्टर में विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में ये देखते हैं कि जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है वो चट्टानों से शुरू होती है। ठीक है, चट्टानों को पेरेंट मटेरियल कहते हैं मिट्टी का। ठीक है, जो मिट्टी के अदर कंपोनेंट होते हैं उसके इंटरेक्शन से जो चट्टानें विखंडित होती है, कहने का मतलब छोटे टुकड़ों में टूटती है किसी बाह्य फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जब छोटे पार्ट में डिवाइड होती है चट्टानें तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में यह है कि पृथ्वी की धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी की जैसी धरातलीय स्थलाकृतियां होगी, ठीक है, कहने का मतलब चट्टान का जैसा प्रकार होगा वैसे ही उस भौगोलिक क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, आगे है वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ठीक है, इतने लंबे समय के इतने लंबे समय में अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। कहने का मतलब 46 करोड़ वर्ष। ठीक है, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है 46 करोड़ वर्ष का। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो अंतर्जात और बहिर्जात बल, ठीक है, जो अप्लाई होते हैं पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, उससे अनेक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहने का मतलब जो पृथ्वी की सतह पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें टोपोग्राफी दिखती है, जो स्थलाकृति उच्चावच दिखते हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी की एज है, ठीक है, पृथ्वी की आयु है, टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अंतरजातीय और बहिर्जातीय बलों की गतिविधियों के कारण ये जो प्रेजेंट टाइम का लैंडफॉर्म है ये अपने इस रूप में आया है। ठीक है, अंतर्जात बल से तात्पर्य है भूकंप और ज्वालामुखी। जब कहीं भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर जो क्रस्ट पैदा होता है, ठीक है, जो क्रस्ट पैदा होने की वजह से रिफ्ट वैली टाइप बनता है। ठीक है, और कहीं पर भूकंप आता है तो एक जो
चट्टाने मतलब पृथ्वी का जो धरातल है वो ऊपर उठ जाता है, गुंबदनुमा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो उससे जो अलग टाइप का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद में है बहिर्जात बल, ठीक है। बहिर्जात बल से तात्पर्य है कि जो अ, पानी द्वारा, ठीक है, पवन द्वारा, ठीक है, और जो सूरज की जो एनर्जी है, ठीक है, उससे जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, ठीक है। सूरज की एनर्जी से तात्पर्य है कि जब जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उसमें जो अ, जो मेन फैक्टर है, जो मेन एनर्जी है वो सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो चट्टानों का डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, अपघटन होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अपर्दन और निक्षेपण होता है, ठीक है। पवन द्वारा निक्षेपण और अपर्दन होता है, उसकी वजह से अलग अलग स्थलाकृतियों का विकास होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अंतःस्थलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। अब पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों, प्लेट टेक्टोनिक के विषय में हम अभी इंडियन ज्योग्राफी के बाद में जो नेक्स्ट जो बुक होगी हमारी वो भौतिक भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस बुक में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो पृथ्वी की सतह है उस पर क्या क्या चेंजेस आते हैं प्लेटों के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। प्लेटों का जो इंटरेक्शन होता है अपसरण और अभिसरण, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, किस टाइप की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस है इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के जो स्थलाकृतिय स्वरूप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार ये आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी। कहने का मतलब इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट शुरुआत में दोनों एक बड़ी प्लेट के रूप में थी, ठीक है। करोड़ों वर्षों के दौरान ये प्लेट काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। कहने का मतलब जब हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैप के माध्यम से देखेंगे कि शुरुआत में इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक बड़ी प्लेट के रूप में था, लेकिन काफी टाइम बीतने के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से प्लेटें टूटने लगी, ठीक है। कुछ फोर्स अप्लाई हुआ होगा उसकी वजह से प्लेटें जो प्लेटें थी वो टूटने लगी। तो अनेक छोटी और बड़ी प्लेटों के रूप में नई प्लेटों का विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व दिशा में और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंडियन प्लेट का ओरिजिन क्या था, ठीक है, इंडियन प्लेट की उत्पत्ति कैसे हुई और जो प्रेजेंट टाइम में है इंडियन प्लेट वो किस स्थान पे थी पहले, ठीक है, जो पहले किस स्थान पे थी और अभी जिस लोकेशन पर है वहां पर कैसे आई, ठीक है, उसके बारे में। इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, ठीक है, और इसका भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। कहने का मतलब है कि इंडियन प्लेट अभी प्रेजेंट टाइम में भी मूवमेंट कर रही है, उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। और ऐसा अनुमान है कि 16 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इंडियन प्लेट नॉर्दर्न साइड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से भौतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो आगे यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालयन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि के भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यदि हिमालय नहीं होता तो भारतीय क्लाइमेट कुछ अलग होता, ठीक है। आज जो जो सर्दी और गर्मी का जो रोटेशन साइकिल चलता है वो शायद नहीं हो पाता, ठीक है। ये अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, आज से लगभग 225 मिलियन ईयर एगो यानी लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले एक पेंजिया नाम का महाद्वीप था, ठीक है, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो पूरा स्थलीय भाग था वो एक स्थल खंड के रूप में था, ठीक है। फिर कालांतर में क्या हुआ कि 150 मिलियन ईयर तक, ठीक है, लगभग 15 करोड़ वर्ष तक आते आते मतलब 22.5 करोड़ से 15 करोड़ वर्ष तक आते आते ये जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया। एक जो उत्तरी भाग था उसको लोरेंशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। तो जो गोंडवाना लैंड था वो अनेक अनेक भागों में टूटा है,
ठीक है, उसमें एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक है अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, और एक अपनी जो इंडियन प्लेट है। शुरुआत में इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक थी। ठीक है, लेकिन बाद में, ठीक है, काफी समय बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ उसकी वजह से दोनों में डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, दोनों टूट गई। ठीक है, तो ये आप देखिए लगभग 100 मिलियन ईयर एगो, यानी आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले जो ये इक्वेटर लाइन है उससे इंडियन प्लेट दक्षिण दिशा में स्थित थी। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये विषुवत रेखा से दक्षिण में स्थित थी और प्रेजेंट है। ठीक है, आज के टाइम में प्रेजेंट डे में, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस पर इंडियन प्लेट है वो विषुवत रेखा के उत्तर में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जैसा कि यहाँ पर ये मूवमेंट दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे ये एरो है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा की तरफ मूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, शुरुआत में जो भारतीय प्लेट थी, ठीक है, वो लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व विषुवत रेखा से काफी नीचे थी। ठीक है, यहाँ पर थी। ठीक है, भारतीय प्लेट की ऊपरी सीमा यहाँ पे थी। उसके बाद में 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है जो विषुवत रेखा को टच कर गई, कहने का मतलब विषुवत रेखा को क्रॉस करना शुरू कर दिया। और 3.8 करोड़ वर्ष आते आते ये इंडियन प्लेट है जो विषुवत रेखा को लगभग क्रॉस कर लिया। ठीक है, और 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो यूरेशियन प्लेट है उसके आसपास आ गई। ठीक है, और वर्तमान में आपको पता ही है हिमालयन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका मेन कारण ये ग्राफिक कलर फॉर्म में है। ठीक है, जैसे 16 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, दोनों का अभिसरण हो रहा है और यहाँ पे हिमालयन पर्वत श्रेणी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ठीक है, और हमने देखा था कि शुरुआत में इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक थी। ठीक है, तो ये बाउंड्री है दोनों की। जब ये शुरुआत में एक थी उस टाइम ये इसकी बाउंड्री ये है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चूंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, मतलब साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। सॉरी, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो प्रेजेंट टाइम में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जो दरार आई है वो ये है, अभी हिंद महासागर में है। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडियन प्लेट है जो उत्तर दिशा की तरफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मार्क है इनको हमने क्लियर किया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू आकृति की प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंत क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। कहने का मतलब है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, वर्तमान की भौगोलिक स्थिति है, वो अंतर्जात और बहिर्जनित बल के कारण, और जो भारतीय प्लेट है उसका क्षैतिज संचरण हो रहा है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ जो भारतीय प्लेट का मूवमेंट हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप जो जो प्रेजेंट टाइम की इंडिया की टोपोग्राफी है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का और जो सेल समूह है इंडिया का, उसके आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। ठीक है, तीसरा है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो आज हम प्रायद्वीपीय खंड के बारे में चर्चा करेंगे और जो बाकी 2 पॉइंट है उनको हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। कहने का मतलब है
कि जो प्रायद्वीपीय खंड है उसकी जो उत्तरी सीमा है ना वो कटी फटी है। जैसे यहाँ पे कच्छ से शुरू होती है, अरावली के पश्चिम से होते हुए दिल्ली, फिर यमुना और गंगा के समानांतर जाती है, और फिर यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये डेल्टा तक जाती है, ठीक है। उसके बाद में इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी भूखंड के विस्तार है, ठीक है, इसी खंड के विस्तार है, ठीक है। कहने का मतलब जो ये पोर्शन है, ये मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग, ठीक है, ये पोर्शन भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का ही पार्ट है। और यहाँ पे राजस्थान वाला पोर्शन है, ठीक है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में मालदा ब्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और यहाँ पर है मालदा ब्रंश, ठीक है, यहाँ पे मालदा ब्रंश है जो इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है, मेघालय का पठार हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, इसमें ये मेघालय का पठार है, ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये छोटा नागपुर का पठार है। तो लेकिन यहाँ पर ये बात बोली है कि पश्चिमी बंगाल में मालदा ब्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो छोटा नागपुर पठार है और जो मेघालय का पठार है, कार्बी एंगलोंग का पठार है, उसको कौन अलग करता है? मालदा ब्रंश, ठीक है, यहाँ पर एक मालदा ब्रंश है पश्चिमी बंगाल में, वो इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ है कि इंडियन जो प्लेट है उसमें यहाँ पे धंसाव आ गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या धंसाव बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से दोनों की जो फिजियोग्राफी, जो भू आकृति की संरचनाएं हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल संदर्शीय शिलाकृतियों से ढका हुआ है। कहने का मतलब जो राजस्थान में पोर्शन है प्रायद्वीपीय खंड का, यहाँ पर जैसे अरावली के पश्चिमी साइड में, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या है? मरुस्थल के नीचे मरुस्थल के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कहने का मतलब कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिकी क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी, ठीक है, पश्चिमी तट समुद्र में डूबा हुआ है, ठीक है, और कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से कुछ परिवर्तन आए हैं, चेंजेज आए हैं, उसके उपरांत भी, ठीक है, इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर समझते हैं कि जो पश्चिमी तट है वो समुद्र में धंसा हुआ है, कहने का मतलब सबमर्ज हो गया है, ठीक, अरब सागर में, ठीक है। और कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मालदा ब्रंश क्रिएट हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से ये पोर्शन है जो सबमर्ज हो गया है, ठीक है। लेकिन उसके उपरांत भी ये जो इंडियन पेनिनसुलर जो है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया है प्लेट टेक्टोनिक या किसी और एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ये ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है, ठीक है। उसके बाद में नर्मदा तापी महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं, ठीक है। नर्मदा, तापी, महानदी, ये तीनों रिफ्ट जो वैली से बहती है। उसके बाद में सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट वैली से बहती है, ठीक है, जिसके उत्तर में विंध्य श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा है, ठीक। उसके सतपुड़ा के साउथ में दक्षिण में है तापी नदी, ठीक है, जो ब्रंश घाटी से बहती है। इधर महानदी है, वो भी ब्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। उसके बाद में प्रायद्वीप मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियों, ठीक है, प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल है, जिसमें अरावली, नल्लामाला, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी है, महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ की नदी घाटियां उतली व कम प्रवणता वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जावादी, ठीक है, पालकोंडा, नल्लामाला, ठीक है, और यहाँ पर है महेंद्रगिरी, ठीक है, और सेवरोई की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये हम आगे डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक शॉर्ट
व्यू ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती है। महानदी गोदावरी कृष्णा द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, ठीक है। जो महानदी के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है, ठीक है, उनके द्वारा भी डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। आज का हमारा सेशन यही था, ठीक है। अब अगले सेशन में हम हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम अगला जो पॉइंट है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।